एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पे। मैं इम्तियाज़ स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज 27 अप्रैल DVPST में पूरे दिन भर क्या हुआ, किस किस जोन में कितने बच्चे बुलाए गए, कितने अनुपस्थित हुए, कितने फेल हुए, टोटल कितने पास हुए, इन सब पर हम बात करेंगे। जैसे कि 25, 26, 27 अप्रैल को 25-26 को जो हुआ और आज 27 अप्रैल को दिन भर क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप मेरे दोनों वीडियोस को देख चुके हैं, सराह चुके हैं, पसंद कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। उम्मीद है इसको भी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। पूरे दिन भर का डेटा एक जगह पर कलेक्ट करके मैं आपको देता हूं ताकि आपको कहीं कुछ भी अलग देखना ना पड़े। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे। वो डिस्कशन होगा मुन्ना भाई कल वाले और आज जो एक फीमेल पकड़ी गई हैं उस पर भी हम आज बात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन है और आज के डिस्कशन को हम थोड़ा बदलेंगे क्योंकि आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके कमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट ये सब बता रहे हैं मुझे कि आपको लगातार प्रॉब्लम आ रही है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर और वहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट कराने हैं उसको लेकर। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने तीनों चीजों को एक साथ समझाने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा कहीं ना आपका टाइम लेगी, लेकिन ये टाइम आपका बहुत जरूरी होने वाला है। अगर आप कल के DVPST के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो यस आपके लिए बनाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टडी मतलब करने से पहले आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर बेल आइकन का ऑल प्रेस कर देंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगी ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट की, जो बहुत ज़्यादा आपका इशू है। बार बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ रहे हैं। इसका साफ मकसद ये है कि आपको ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो जल्दी से मैं बात करूंगा ताकि थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोलूंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और वीडियो लंबा भी ना होने पाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वीडियो लंबा ना होने पाए, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। एप्लीकेशन फाइल मैं रोज़ समझा रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन फाइल वो फाइल है जिसमें आप पूरे अपने पैनल को कंप्लीट करके लेकर प्रेजेंट होने वाले हैं। उस एप्लीकेशन फाइल में सबसे पहले आपका वो फॉर्म होगा जो आपने SI या ASI के लिए भरा था। बहुत सिंपल भी बात है, जिस जॉब को हम लोग अप्लाई करते हैं वो फॉर्म जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म उसी को कहते हैं। आप उसको रख लीजिए, कोई और अलग से नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बायोमेट्रिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज की जो एक खबर ये है कि एक श्रेष्ठा या श्रुति करके एक लड़की है, मुझे नाम कंफर्म नहीं हो रहा, अभी मैं देख के कंफर्म करके आपको बताऊंगा, वो बायोमेट्रिक में ही फेल हो गई है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप भी बायोमेट्रिक में फेल होने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर बायोमेट्रिक में फेल हो रहा है कोई भी बंदा तो दो कारणों से, याद रखिएगा वो दो कारण हैं। एक तो आप गड़बड़ हैं, कहीं ना कहीं आपने चोरी की हुई है, आप किसी और की जगह पर बैठे हुए हैं। और दूसरा, अगर आप पहला वाला नहीं हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो पहला ये कहता है, दूसरा कहता है कि आप कहीं ना कहीं अनरिलैक्स्ड हैं, आप डर रहे हैं, आप जो है मतलब कॉम्प्लेक्स में हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, डीमोरलाइज हो रहे हैं। तो उसके वजह से होता ये है कि आपके हाथों में पसीना आ जाता है। जब आपके हाथों में पसीना होगा तो ये जो फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं, मार्क हैं, काम नहीं करेंगे, बायोमेट्रिक नहीं आएगा और आप पकड़े जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो आपको पहले तो कंसोल होना है, काम डाउन होना है, उसके बाद अच्छे से हाथों को बिल्कुल ही पोंछ लेना है, रुमाल हाथ में रखिएगा, उसके बाद मैट्रिक करिएगा। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अब आपकी DV चेकलिस्ट। DV चेकलिस्ट द थर्ड पॉइंट है। DV चेकलिस्ट वही है जो एडमिट कार्ड के नीचे आपको पूरा प्रोसीजर आयोग के द्वारा समझाया गया। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको ये जो मैं बात बता रहा हूं बतानी भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब आ जाइए, बात करेंगे मेल और फीमेल की हाइट और सीनियर चेस्ट की जो बात हो रही है। तो मेल की दो चीजों को मेजर किया जा रहा है, एक तो हाइट और उनका एक चेस्ट। हाइट में अगर आप 1 सेंटीमीटर भी कम होते हैं, अगर जैसा कमेंट में आप पूछ रहे हैं लगातार, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को सिक्योर ना समझे, आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए उनके पास
बहुत सारे एप्लीकेशन पहुंच चुके हैं ना, तो उनको लेने तो खाली कितने हैं, लेने तो उनको 9,000 के आसपास है ना। तो आप समझ के रखिए ना, उनको बाहर कैसे करेंगे, आपको धक्का देके तो बाहर करेंगे नहीं, कोई ना कोई कमी होगी, उसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसी को बेस मान के आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब आप मुझसे पूछते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है तो क्या हो जाएगा? अरे भाई कैसे होगा? और जिसने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रख रखा है तो उसका क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं ना, ये जिसका पूरा पूरा एग्जैक्ट है वो क्या होगा फिर उसका, ना। तो समझिए बात को, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हाँ, आप जाइएगा जरूर, हो सकता है वहां पर 1 आध सेंटीमीटर आपका खुशी से बढ़ जाए, या हो सकता है कोई उनसे आयोग से पैनल से चूक हो जाए तो आप अंदर हो जाए, लेकिन घर बैठने से बेहतर है वहां अंदर जरूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ एक टीन शेड में सबको बुला रहे हैं, बहुत बड़ा टीन शेड लगा हुआ है, वहाँ से अलग अलग ग्रुप में बच्चों को अंदर बुलाया जा रहा है। वो 5 का ग्रुप है, जैसे आज की बात है कि 5 का ग्रुप बुलाया गया था और 5 पैनल अधिकारी बैठे हुए थे और वो अलग अलग डिवीज अलग अलग लोगों का अलग अलग काम था, वो चेक कर रहे थे। तीसरी हम नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल की। फीमेल का वजन चेक हो रहा है। जैसे आप फीमेल हैं, आप मुझसे बार बार पूछ रही हैं कि कल सर मेरा अगर वजन जो है 1 आध किलो कम है तो क्या मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आपका वजन कम है तो आप उसी तरह समझ लीजिए जैसे किसी की हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, क्या मुमकिन है? तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, उनको बाहर करना है। आप में कोई भी कमी होगी जो लीगल पॉइंट्स में नहीं है तो बाहर होना तय है। हाँ, उनके पास कैंडिडेट ना हो तो वो रख लेंगे कि चलो कैंडिडेट ही नहीं है, दोबारा फॉर्म तो भरना नहीं है, तो फिर हम कर लेते हैं। अगर उनके पास कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और आप में गड़बड़ी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग टिक कर लेते हैं कि ये छोटी सी प्रॉब्लम आई है, क्या करना है इनका। अगर किसी की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बड़े वाले को हटाकर छोटे वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स 2 हैं, किसी एक माइनर प्रॉब्लम वाले को अंदर करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना बात को। अब आज ये अच्छा पूछ रहे हैं वजन कैसे बढ़ाएं, दैट इज द मेडिकल प्रॉब्लम। ये आप मेडिकल कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका एक दिन में कुछ घंटों में वजन बढ़वा दे। चूंकि मैं एक टीचर हूं, मैं तो इस सब बारे में जानता नहीं हूं, ना ही कह पाऊंगा, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कुछ घंटों में क्या वजन बढ़ सकता है, ताकि आप वहां सेलेक्ट हो जाए। अब हम बात करेंगे, अगर ये सब आप लेकर पहुंच रहे हैं तो फिर ये वहां पर आपको दिखाना है। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट नीडेड, आप मतलब वहां लेकर आपको जरूरत पड़ने ही वाली है, हर हाल में लेकर जाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो आप मान के चलिए आप डीवी ही नहीं दिखा रहे हैं, आप पीएचडी करने से कोई मतलब ही नहीं है फिर आपको, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रिंट आउट क्या है? एप्लीकेशन प्रिंट आउट वही प्रिंट आउट है जो आपने फॉर्म भरा था, अब उसको आपको नथी करके ले जाना पड़ रहा है, सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद आपकी फोटोज होंगी 2, 3 या 4, बेहतर है 4 फोटोज ले जाए, कलर फोटोज होनी चाहिए, और 2 से 4 के बीच में होंगी तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कहीं कहीं पर 2 भी लगी हैं, ऐसा नहीं है। अगर 2 का वजन आपको लगता हो बहुत ज्यादा तो मत ले जाइएगा, फोटोज का वजन नहीं है, आप उसे कैरी कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम आधार कार्ड की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना मस्ट है, इसमें कोई इफ बट नहीं। अगर आप आधार कार्ड के साथ नहीं जा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप टहलने घूमने जा रहे हैं। अब बात करेंगे चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट वही चेकलिस्ट जो अभी मैंने आपको बताई थी, एडमिट कार्ड के साथ नीचे वाली पोर्शन उसकी चेकलिस्ट है, उसके पीछे भी आप देख सकते हैं। 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये तीनों जो चीजें हैं ये आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए आपके पास 10th सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट होगी। अगर आपने 12th के बाद या 2012 के बाद हाई स्कूल या इंटर किया है तो आपकी मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट बना दिया गया था। लेकिन आप 2012 या 10 के पहले के स्टूडेंट रहे हैं तो आपकी मार्कशीट अलग थी और सर्टिफिकेट अलग था, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना होगा, अलग अलग मार्कशीट है, अलग अलग सर्टिफिकेट है, उसको लेकर जाना है, ठीक है। अब यही चीज 12th में भी हो सकती है, अगर एक है तो एक लेकर जाइए, ओके। ग्रेजुएशन की बहुत ज्यादा गौर से सुनिए, जो आपने सुना उसके बाद सुनिए। ग्रेजुएशन का मामला क्या है? आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट लेकर जानी है, उसके बाद आपको डिग्री लेकर जानी है, उसके बाद आपको प्रोविजनल लेकर जाना है। ये 5 चीजें आपको लेकर जानी है। इन केस अगर आपके पास इनमें से नहीं है, मान लीजिए प्रोविजनल आपके पास नहीं है ना, तो बचा क्या आपके पास? डिग्री और सर्टिफिकेट। कोई कह रहा है मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, मेरे पास तो प्रोविजनल भी नहीं है, तो अब आपको करके लेकर जाना है, आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। अगर आपके पास थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप ग्रेजुएट हैं। आपने फॉर्म कैसे भर दिया, ठीक है। तो ये आप सोच के भी मत रखिए कि आपके पास तीनों ना हो और आप वहां पर पीएचडी करके चले आए, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप ये सबूत नहीं दे पाएंगे कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने फॉर्म कैसे भरा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके पास डिग्री ना हो, अक्सर बच्चों के पास नहीं होती, आयोग देता भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज जल्दी प्रोवाइड नहीं करती हैं, लेकिन प्रोविजनल आप निकाल सकते हैं जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर आप उसको भी नहीं निकाल पाए हैं तब पैनल आपको ये कंसीडर कर सकता है कि चलो बाद में दे देंगे, फिलहाल आप मुझे थर्ड ईयर की मार्कशीट दिखा दीजिए। लेकिन आप कहें मेरे पास थर्ड ईयर की भी मार्कशीट नहीं है
तो आप खुद भी शायद कहने में शर्माएंगे। ओके, तो ये भाई लेके जाना, अगर नहीं है तो अपना सोच लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है। आप किस ज़िले को बिलोंग करते हैं ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, आप अपने ज़िले से हैं, किस ज़िले के हैं, कहाँ के हैं, तो बताना पड़ेगा, इसलिए वो सर्टिफिकेट मान्य है, लेकर पहुंचना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का होता है? जैसा कि सबको पता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा 6 से 1 महीने का है, 2 साल का बीच का भी है। क्यों? क्योंकि वो एरिया, प्लेसेस, घर बदलते रहते हैं, इसलिए उसको बहुत पुराना नहीं कर सकते। बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की, SC ST OBCs की। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो बताइए कैसे साबुत प्रूफ करेंगे कि आप रिजर्वेशन जो लेकर बैठे हुए हैं वो कैसे प्रूफ करेंगे कि आप जो है नहीं है, अदरवाइज आपको UR जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो इसलिए जिस तरह आपकी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है ये मानने के लिए कि आप ग्रेजुएट हैं, उसी तरह अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी ये डिग्रियां सर्टिफिकेट ये जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना मस्ट है। जैसे आप पूछ रहे हैं अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बस आपको UR जनरल कैटेगरी मान लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में मानने के बाद आप जानते हैं आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डिसऑर्डर में आ जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, सिलेक्शन चला जाएगा आपके हाथ से। EWS सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, अगर आपने EWS का सेक्शन भरा था और रिजर्वेशन लेके मार्क्स कम होकर आपका सिलेक्शन हुआ है तो अब आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा आपको। अगर इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है, EWS सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आप पूछते हैं फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि आपको UR मान लिया जाएगा, जनरल मान लिया जाएगा, और UR जनरल मानने के बाद आपकी मेरिट भी डिसऑर्डर में चली जाएगी और फिर प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए बिल्कुल भी कोताही ना करें, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप तैयार करके लेकर जाइए। अब आ जाइए, अगर आपने NCC से बिलोंग करते हैं, आप O लेवल बिलोंग करते हैं, आप SSO बिलोंग करते हैं, आप BTech बिलोंग करते हैं, तो आपको करना क्या होगा? आपको इन सभी प्रमाण पत्रों को भी ले जाना पड़ेगा। अगर आप फिर किसी और भूतपूर्व सैनिक हैं, आप उसी लेवल के हैं या आप संस्था से हैं, आयोग से हैं, तो भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अब सवाल आता है, इन सभी सर्टिफिकेट को 2 सेट हैं जो आपके, इन 2 सेट को ले जाने के लिए किस राजपत्रित अधिकारी से कराना पड़ेगा? मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ देता भी जा रहा हूँ, उसको देखते भी चले जाइए, अभी मैंने दिया भी है ना। तो ये जो सर्टिफिकेट्स थे आपके फोटोकॉपीज़ जितनी थी, उनको आप किसी राजपत्रित अधिकारी से, मतलब गस्टेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ मेंशन साफ साफ कर दिया गया है कि आपको ये करवाना है। अगर इन केस कोई नहीं कर रहा है या नहीं हो पाया है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने सेल्फ भी नहीं किया हुआ है तो आप ऐसे ही पहुंच जाइए भैया, आप ऐसे पहुंच जाइए वहाँ पर। देखिए, जो बैठा हुआ है पैनल वो खुद भी अधिकारी है, अगर उसको करना होगा, बहुत बड़ा इशू होगा कि करके आइए, तो वो खुद भी कर देगा। वो बस आपको ये देखना चाहता था कि आपके पास है या नहीं है। इशू ये नहीं है कि करवा के आइए, इशू ये है कि करिए, क्योंकि जब कोई करवाता है गस्टेड ऑफिसर से तो गस्टेड ऑफिसर चेक करता है ना, पहले पता चला कोई धोखेबाज तो नहीं है, बस यही मकसद है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ भी हो जाएगा। अब आ जाइए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप एक डिजी लॉकर का ऐप आता है, आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए, आप रोल नंबर डालिए, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, वहाँ से वो डिग्री आ जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी दिखा सकते हैं, ये वैलिड है, इसको कोई प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात आ रही है कमेंट बॉक्स में कि रनिंग कब से होगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रनिंग जो है आपकी 4 मई 2022 से तय है बिल्कुल। और आज कितनी तारीख है? 27 अप्रैल। बस वीडियो अपलोड होने वाला है थोड़ी देर में। तो अब 28 अप्रैल के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी, कल ये लेकर जाना है। अब 28 अप्रैल कल हो जाएगी, 4 मई से है। अब दिन कितने बचे आपके पास? 5। तो ये मान के चलिए आपको 4 मई से तैयारी कर लेनी है कि आपको रेस करनी है। अगर आपकी किस्मत तेज़ है तो 4 मई को भी आ सकता है आपका नाम, वरना 5 को भी आ सकता है। अब आप अगर घर में बैठे हुए हैं अभी भी कि शायद 4 नहीं है, 5 है, 6 है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपने रिटर्न निकाल दिया है, आपने DV PST क्लियर कर लिया है, आप सब कुछ कर चुके हैं, और अगर आप रेस से बाहर हो गए, रेस क्या करनी है? जैसे मैंने बता दिया, मेल को 4.8 किलोमीटर रेस लगानी है 28 मिनट में, फीमेल कैटेगरी को 2.4 किलोमीटर की रेस लगानी है 16 मिनट में। ठीक है, रेस भी क्लियर है आपको। तो अगर आप इतनी रेस नहीं लगा पा रहे हैं इतने दिन के बाद भी, तो सोचिए कैसे आंखें आप मिलाएंगे अपने घर माँ बाप से
कि आप रेस नहीं निकाल पाए। प्लीज़ रेस लगाते रहिए, बिल्कुल इधर उधर मत करिए। अगर आपका DVPST हो चुका है 26, 27, 28 के पहले, मतलब आज के पहले वाले, और कल हो जाने के बाद रुकिएगा नहीं, बिल्कुल दिन सुबह और हल्की शाम को लगाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस में रहिए, कोशिश करिए कि ये जो 4.8 किलोमीटर की रेस है ये कंप्लीट करिए। ऐसा मत करिएगा 2-2, 3-3 किलोमीटर दौड़िएगा, आप सोच लीजिएगा मैं तो आगे लगा लूँगा। लगाइएगा पूरी, आप स्टैमिना अपना बना कर रखिएगा। बात मैं कर रहा था कि जो रेस है वो 400 मीटर के ग्राउंड में होगा, PSC के ग्राउंड में होगा। याद रखिएगा, गोल गोल ग्राउंड होगा। कोई ये ना समझे उसको सड़क पे दौड़ा दिया जाएगा जैसे कहीं कहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको 400 मीटर PSC ग्राउंड में ही दौड़ाया जाएगा। अब 400 मीटर का होगा तो 12 राउंड होंगे मेल के और 6 राउंड होंगे फीमेल कैटेगरी के, ठीक है। आपके पैरों में एक चिप बंदी होगी और आपको पैनल के सामने से निकलना होगा। जैसे ही उस मैट पर आप पैर रखते हैं तो आपका 1 नंबर काउंट हो जाता है। याद रखिएगा, उस चिप को बहुत अच्छे से बांध लीजिएगा, किसी भी हाल में वो चिप नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि नंबर कोई हाथ से काउंट नहीं करता है वहाँ पर। वो चिप कंप्यूटराइज्ड होती है, कंप्यूटर अपने आप गिनने लगता है। जब भी वो कंप्यूटर के साथ आप निकलेंगे, मैं भी बनाऊंगा रनिंग पर, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं भी क्वालिफाइड हूँ रनिंग 10 किलोमीटर। मैंने बताऊंगा आपको पूरी बात, मैं 10 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाइड हूँ, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। ओके, चलिए मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। अभी फिलहाल आप अपने इस टॉपिक पर ध्यान लगाइए। ये भी क्लियर हो गया। 25 अप्रैल का जो था वो भी क्लियर हो चुका है DVPST। 26 अप्रैल भी क्लियर हो गया। 27 अप्रैल की बात करें तो 27 अप्रैल को 2400 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 2170 बच्चे पास हो गए हैं और 230 बच्चों को बाहर कर दिया गया, या फेल हो गए या अनुपस्थित हो गए। 2170 बच्चों को पास करके रेस के लिए भेज दिया गया है और 4 मई से शुरू होगा। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने आपको बताना है कि आज किस किस जिलों में कितने कितने बच्चों को बुलाया गया, जल्दी से उसको भी देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है आपको सब कुछ वैलिड पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जिसको आप सराहेंगे, समझेंगे और ज़रूर जो है आगे बढ़ाएंगे। कानपुर जिले में 300 बच्चों को बुलाया गया था, 15 बच्चे अनुपस्थित हो गए, 9 फेल हो गए। बात करें बरेली की तो 300 बच्चों को बुलाया गया, 21 अनुपस्थित हो गए, 11 फेल हो गए। आगरा 300 बुलाया गया, 17 या 18 बच्चे अनुपस्थित हो गए, 13 फेल हो गए। मेरठ जिले में 300 बुलाया गया, 21 अनुपस्थित रह गए, 13 फेल हो गए। लखनऊ 300 बुलाया गया, 25 अनुपस्थित रह गए, 11 पास हो गए, फेल हो गए। प्रयागराज 300 बुलाया गया, 12 अनुपस्थित रह गए, 10 फेल हो गए। वाराणसी की बात करें तो 300 बुलाया गया, 15 अनुपस्थित रह गए और 14 फेल हो गए। गोरखपुर की बात करें तो 300 बुलाया गया, 19 अनुपस्थित रह गए और 13 फेल हो गए। अब मैं आपको प्रिकॉशंस दे रहा हूँ, आप इस चीज़ के लिए सावधान हो जाइए। सावधानी इसलिए, देखिए एक कल पकड़ा जा चुका है, सर्वेश कुमार का बंदा नाम का बंदा है, और आज एक फीमेल पकड़ी गई है, उनका नाम श्रेष्ठा, श्रुति या कुछ ऐसे ही नाम है। बायोमेट्रिक में वो फेल हुई हैं, बायोमेट्रिक उनकी मैच नहीं करी है, डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। कहीं ये शक पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अंदर पहुंच चुके हों DVPST कराकर और वो आपके साथ रनिंग करें, और जिनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, कहीं वो कोर्ट ना चले जाएं। अगर वो कोर्ट चले गए और कोर्ट ने कहीं जांच के आदेश दे दिए तो क्या होगा? ये बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं और सारे टीचर्स भी ये बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो शायद कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ी का कहीं रिजल्ट बुरा ना हो जाए। इसलिए दुआ करिए कि अगर आप सेलेक्ट हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो ये भर्ती अच्छे से निपट जाए और आप भी सेलेक्ट हो जाएं। उम्मीद है ये बातें और ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से, वीडियो को अभी भी लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करिए, 1000 लाइक का टारगेट है, आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़, आपको अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस बात को ज़रूर पहुंचा दिए। चलिए मिलते हैं कल 28 अप्रैल वाले दिन। 28 अप्रैल का इंडिविजुअल डेटा आपको मिलेगा और कलेक्टिव फॉर्म में 25, 26, 27, 28 का भी डेटा मिक्स कराकर आपको बताया जाएगा क्या डिटेल आपकी आई है। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कल मिलते हैं 28 अप्रैल के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।